हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा, आज हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर किसी ब्लॉक को हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ओके, जैसा हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, अगर हमने इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ, इसका इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले केस देखते हैं। अगर हमने इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने ब्लॉक को रखा हुआ है। ओके, और अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन धीरे 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 हम इंक्रीज करेंगे तो ब्लॉक इसके ऊपर स्टेशनरी रहेगा। ओके, पर एक धीरे धीरे इंक्रीज करने पर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसा होगा जिस पर वो ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, और उस पर्टिकुलर एंगल को जिस पे वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा वो एंगल ही हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। फिर से एक बार हम समझते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक प्लेन है और इस इंक्लाइन इस प्लेन पर हमने एक ब्लॉक रख रखा है। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हम हमारे इमेज को बड़ा बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने इस इंक्लिनेशन को धीरे 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 इंक्रीज किया तो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा जिस पर ये ब्लॉक डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगा। दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन भी साथ में लिखेंगे। वापस से हम छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाओ भैया। चलो, अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में बताइए क्या लिखना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन में हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, व्हेन दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजेस at a certain angle, at a certain theta angle of inclination, that is theta naught, उसको हमने लिख दिया theta naught. Okay, block start to move down, block start to move down on a rough inclined plane, on a rough inclined plane. Okay, that theta is equal to angle of repose. इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ओके, अब अगर हमको एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू फाइंड करना है तो हम सिंपल सा एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था। ओके, और इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने एक ब्लॉक रखा। इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने ये ब्लॉक रखा जिसका मास था mg, है ना। तो जिसका मास था m, और इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे जरा हम उसकी बात करते हैं। तो हमको पता है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा mg cos थीटा, जो बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन को। किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन को। और mg sin थीटा जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगेगा, mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगेगा, और इसको ऊपर की तरफ बैलेंस करने वाला जो फोर्स होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। और हमको ये पता है कि ये ब्लॉक यहाँ पे जस्ट स्टार्ट कर रहा है। हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, सिंस ब्लॉक जस्ट स्टार्टिंग मोशन जस्ट स्टार्ट ही कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, और वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर बैलेंसिंग कंडीशन की बात करें तो mg साइन थीटा जो होगा वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन हमको पता है, यहाँ लिख लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा।
यहाँ से mg को mg से कैंसिल कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमको एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये केस जो हम देख रहे हैं जिस पर फ्रिक्शन स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, उस केस में थीटा नहीं थीटा नॉट आपको लेना पड़ेगा। दिस थीटा नॉट इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो दिस टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू एस। अरे ये तो फिर से म्यू एस ही आ गया। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि म्यू एस, अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो वो भी म्यू एस के बराबर है, और एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो वो भी म्यू एस के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम थीटा नॉट फाइंड करें तो टेन इनवर्स म्यू एस होगा। कितना होगा? टेन इनवर्स म्यू एस। और एक पॉइंट हमको स्पेशली लिख लेना चाहिए, वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ओके, और आप चाहते हैं कि कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड मूव करे, ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करे, सो दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, तो आपको आगे सॉल्व ही नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, पर हम यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमको यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, ये इंक्लाइन प्लेन हमारे पास में है। ओके, यहाँ पर एरो की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल सा लाइन लेंगे। इंक्लाइन प्लेन दे रखा है। ओके, और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते हैं हमारे पास में दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। ओके, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। हमको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है व्हेन द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/√3। ओके, ऐसा गिवन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना गिवन है? 1/√3 गिवन। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एंगल ऑफ रिपोज अगर हम फाइंड करें तो एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा? हमको पता है टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू एस, मतलब टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू 1/√3। कितना होगा? 1/√3। तो थीटा नॉट का वैल्यू बताइए कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो आपके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से छोटा है, मतलब कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंस दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दैट इज इक्वल टू 45 इज ग्रेटर देन द थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कहाँ से आया? 30 डिग्री? ये आपके स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से आया। ओके, दस ब्लॉक मूव डाउनवर्ड। ओके, मूव डाउनवर्ड भैया मूव करेगा, तो अब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? फिर से हम एफबीडी बना लेते हैं, है ना। ये ब्लॉक है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा mg साइन थीटा। कितना काम करेगा? mg साइन थीटा। और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा Fk, क्योंकि ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें जो कि वर्टिकल, जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी, वो mg cos थीटा के बराबर होगी। मुझको नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट आने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। ओके, अब ये ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, ध्यान से समझना है हमको, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू ma। ओके, क्या लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन इस mg साइन थीटा के बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
ओके, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर इज इक्वल टू एम ए लिखा। अब यहाँ पर अगर हम इस फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है एम जी कॉस थीटा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन कितना है एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, एफ के इज इक्वल टू होगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा है इज इक्वल टू एम ए सॉरी एम 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 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ए कितना आया प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन आया हमारे पास में जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ओके, हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर जी का वैल्यू 10, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, माइनस म्यू का वैल्यू 1/√3 हम मान लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो ऐसा हमने मान लिया। ओके, और जी का वैल्यू फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 इट इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ए यहाँ पर हम इस 10 को कॉमन ले सकते हैं, /√2 को भी कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो हमको मिलेगा 1 - 1/√3। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई √2, और ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। इसको आगे और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 10 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई √6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हो। इसको आगे आप सारी वैल्यू पुट करके फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखा जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट देखा, और एंगल ऑफ रिपोज का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में वो हमने देखा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस क्वेश्चन में मान लेते हैं 25 डिग्री होता, तो आप कह देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर हम इसी का बी पार्ट ले लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री, मतलब कि दिस थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, डायरेक्टली आप बोल देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। आपको वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाना है। हम आपके साथ में बहुत ही जल्दी इसका PDF भी शेयर करेंगे, तो आपको प्रॉपर नोट्स सिस्टमेटिकली PDF के फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।